Hello friends, welcome to PK tutorial in our fourth lecture of this chapter. The revolutionaries हमें स्टार्ट करना था 2.4 के बाद नेक्स्ट टॉपिक और शुरू हो रहा है, पहले इसे खत्म करते हैं. So during the year following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists to go under ग्राउंड. ठीक है, तो ये बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे ये अंडरग्राउंड हो गए क्योंकि कंजर्वेटिव्स इनको जेल कर देंगे इस डर से. सो सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट. तो ये सीक्रेटली वर्क करने लग गए. कौन? लिबरल नेशनलिस्ट जो अपने कंट्री को लिबरलिज्म की ओर लेके जाना चाहते थे. टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. ये अपने आइडियाज स्प्रेड करना चाहते थे लिबरल नेशनलिस्ट. एंड टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress. तो आप अगर लिबरल नेशनलिस्ट बन के जीना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए किसे अपोज करने की? मोनार्की को. आप मोनार्कियल फॉर्म को अपोज कर रहे हो अगर आप लिबरल नेशनलिस्ट हो तो. ठीक है, ये उसका मीनिंग होता है. और आप क्या प्रमोट कर रहे हो? लिबर्टी और फ्रीडम. मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को या तो फिर रिवोल्यूशनरीज को इनको लग रहा था कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट जरूरी है और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल भी करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट नीचे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ. वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिउसेप मजीनी. इटालियन रिवोल्यूशनरी लिखा है, याद रखना गिउसेप मजीनी. आपको आंसर में लिखना होगा. सीबीएसई के बच्चों को बोल रहा हूं मैं खास करके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये याद रखना है कि गिउसेप मजीनी कौन थे. तो गिउसेप मजीनी born in Genoa in 1807, he became the member of secret society of the Carbonari. ठीक है, तो ये याद रखना है कि वो क्या थे? मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी. एज अ यंग मैन, ये 24 साल के थे तब इनको एग्जाइल का मीनिंग है कि किसी बाहर की कंट्री में उनको भेज देना है, तो फिर या तो फिर उनको लाइक बाहर कहीं और किसी और कंट्री में उनको जेल करवा देना. ठीक है, सो एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया. क्यों हुआ था? फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया में उन्होंने रिवॉल्यूशन की बात की, वहां पे रिवॉल्यूशन करने की बात की, इसलिए उनको एग्जाइल में जाना पड़ा. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज. उनको एग्जाइल करवा दिया दूसरे कंट्री में. देन ऑल्सो उन्होंने 2 सोसाइटीज फॉर्म की. पहली थी यंग इटली इन मर्सेलिस और दूसरी सोसाइटी थी यंग यूरोप इन बर्न, एंड हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट के लोग उस सोसाइटी में थे. ठीक है, मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. मतलब मजीनी का कहना है, ये मजीनी यूसुफ मजीनी एंड फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न, ये उसका पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पे, ये प्रिंट निकाली है. ठीक है, तो जिन्होंने निकाली है उनका नाम भी दिया है, गियाकोमो मैंटेगाजा. ठीक है, सो इस यंग यूरोप ये जो ग्रुप है इसके मेंबर कहां से थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस. ये हमने पढ़ा था सेंटेंस. मजीनी ऐसा बिलीव करते कि गॉड चाहते हैं कि नेशंस बनने चाहिए, नेशन स्टेट बननी चाहिए. ठीक है, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स. तो इटली एक पैचवर्क नहीं बन के रहना चाहिए. ठीक है, वो पैचेस में डिवाइड नहीं रहना चाहिए. इट हैड टू बी फॉर्ज इनटू सिंगल यूनाइटेड यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस. वो क्या होना चाहिए? एक रिपब्लिक होना चाहिए, एक रिपब्लिक कंट्री होनी चाहिए. एंड दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. ये उन्होंने बोला, ये यूनिफिकेशन किसके बेसिस पे रहेगा? लिबर्टी, इटालियन लिबर्टी. फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप. अब गिउसेप मजीनी ने सीक्रेट सोसाइटीज बना दी और भी कुछ लोग आ गए सीक्रेट सोसाइटी लेके, और वो भी गिउसेप मजीनी की जैसे लिबरल नेशनलिस्ट हमने देखा है वैसे ही ये लोग भी काम करने लग गए. सो ये जो सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप हुई ये थी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में. ओके, ये याद रखना है कि कहां पे हुई. मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की. याद रखना ही है, ये सेंटेंस तुम इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो कि
मजीनी का अपोजिशन किसे है? मोनार्की को अपोजिशन है। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है उन्हें, फ्राइटन द कंजर्वेटिव। और यही कंजर्वेटिव को बात सताती थी कि भैया मजीनी जो है ये काफी कुछ कर रहा है और ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है। सो मैटरनिक डिस्क्राइब हिम, मैटरनिक ने मजीनी को डिस्क्राइब किया द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ठीक है। सो सोशल मैटरनिक ने मजीनी के बारे में ये सेंटेंस कहा है कि ये जो प्रेजेंट कंजर्वेटिव्स का जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो मोस्ट डेंजरस एनिमी था वो कौन है? मजीनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा है, अभी हमें और कुछ अलग टॉपिक्स पे जाना है। एज कंजर्वेटिव रिजिम, अभी हमने पिछले 3 लेक्चर्स में तो ये समझ लिया कि कंजर्वेटिव कौन है, लिबरल्स कौन है। अभी और उसके ऊपर आगे बात करते हैं। कंजर्वेटिव रिजिम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe such as Italian and German state, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland। मतलब कंजर्वेटिव्स को क्या करना है? ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, ये खुद की पावर कंसोलिडेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो बढ़ते जा रहा है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशंस को ये खत्म करना चाहते हैं, कौन? कंजर्वेटिव्स, ठीक है। ट्राइड टू कंसोलिडेट लिखा है, एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन, यूरोप, इटालियन और जर्मन स्टेट में, ठीक है। दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। और रिवॉल्यूशन को लीड कौन कर रहा है? लिबरलिज्म को फैला कौन कर रहा है? लिबरल नेशनलिस्ट। वो कौन है? एजुकेटेड मिडिल क्लास से है। अमंग हुम कौन कौन है? प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। यहाँ के लोग कौन है? लिबरल नेशनलिस्ट है, जो क्या कर रहे हैं? उन्हें कंट्री बनानी है, उनको रिपब्लिक नेशन बनाना है, ठीक है। उन्हें नेशन स्टेट उन्हें सेटअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट अपहीवल। अपहीवल का मतलब क्या है? अ बिग चेंज दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ वरी एंड प्रॉब्लम्स। वहां पे आपको मैंने वोकैब की नोटबुक बनाने के लिए कहा है, एक तो उस नोटबुक में लिख लो या तो फिर टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो। बिग चेंज दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ वरी एंड प्रॉब्लम्स, इसे कहते हैं अपहीवल। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, ठीक है। मतलब कोई तो बड़ा इंसिडेंट जुलाई 1830 में हुआ। क्या हुआ? द बर्बन किंग हैड बीन रिसोर्टेड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। मतलब कंजर्वेटिव रिएक्शन के बाद बर्बन किंग्स जो थे who had been restored to power during conservative revolution after 1815, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। ये हमने पहले भी देखा है। मतलब 1815 में किंग को रिस्टोर किया गया, 1813 जुलाई 1813 में फिर से उनको निकाल के फेंक दिया गया, ठीक है, पावर से। और मोनार्की विद लुई फिलिप थी, ये हट गया उसे। व्हेन फ्रेंच स्नीजेस, मैटरनिक वंस रिमार्क, मैटरनिक ने क्या कहा है? अगर फ्रांस जो है अगर स्नीज करता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। तो पूरा यूरोप क्या कर लेता है? कोल्ड कैच कर लेता है। एंड द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल हु which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो है 1830 का, जिसमें किंग को पावर से फिर से निकाला गया, उसमें क्या हुआ कि बेल्जियम भी ब्रेक अवे हो गया, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग। मतलब ये एक इवेंट था जो मोबिलाइज कर रहा है इसको, नेशनलिस्ट फीलिंग को। Among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। ये भी एक इवेंट है जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीस ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। और यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग, पहले सेंटेंस में क्या पढ़ा? नेशनलिस्ट फीलिंग क्यों ज्यादा बढ़ गई? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ग्रीस ये ओटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से पार्ट था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगन इन 1821। मतलब स्ट्रगल
फॉर इंडिपेंडेंस ग्रीक्स में कब से शुरू हुई? 1821 से। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपथाइज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। तो बहुत से ग्रीक जो बाहर के भी थे, ग्रीस लोग, बहुत से ग्रीस से जो बाहर रहते थे, ग्रीस के लोग जिन्हें ग्रीक कहा जाता है, वो भी इस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए वो भी सपोर्ट करने लग गए। ठीक है। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज अ कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, मतलब ऑटोमन एम्पायर। ठीक है। तो कार्डल कहा गया है, कार्डल का मीनिंग लिख लो सारे स्टूडेंट। कार्डल ऑफ समथिंग मतलब द प्लेस वेयर समथिंग इंपॉर्टेंट बिगन। तो यूरोप की पूरी जो सिविलाइजेशन है तो ग्रीस से वो शुरू हुई है ऐसा माना जाता है, और ग्रीस के लोग यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर ग्रीस ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का कार्डल है, मतलब यहाँ से अगर वहां की सिविलाइजेशन ही बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है यूरोप की, तो ये किसी के अंडर कैसे रह सकता है? ये तो इंडिपेंडेंस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो ये अपने इंडिपेंडेंस के लिए ओटोमन एम्पायर से अभी फाइट कर रहे हैं। The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war. लॉर्ड बैरन जो थे, ये इंग्लिश पोएट थे, इन्होंने फंड्स भी इकट्ठा करना शुरू किए। किसके लिए? इन्होंने ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू किया। बाद में ये फाइट करने गए, वेयर ही डाइड, वहां पे उनकी फीवर की वजह से डेथ हो गई इन 1824। ठीक है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 लिखा है, अंडरलाइन कर लो, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। मतलब ग्रीस को इंडिपेंडेंस कब मिला है? 1832 को। याद रखना है, ये आंसर में लिखना है नेक्स्ट अगर पूछते हैं तो। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अभी रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब क्या, और नेशनल फीलिंग भी लिखा है उसके साथ, मतलब नेशन के लिए रोमांटिसिज्म। ठीक है। सो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन लिखा है। सिर्फ आप वॉर करके और टेरिटरी को एक्सपांड करके नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती। ठीक है। कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। सबका कल्चर एक जैसा होना चाहिए। ओके। कल्चर प्लेज हो गया। उसके बाद आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। ये सारी चीजें अगर इसमें कुछ कॉमन है तो सभी लोगों को लगेगा कि यार हम सबका ये चीजें कॉमन है, तो हमारी एक यूनिटी होनी चाहिए, हमारा कुछ ना कुछ खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए जो हमें सबको एक बताए और एक्सप्रेस करे। ठीक है। सो लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। कल्चरल मूवमेंट है, ये अंडरलाइन करो। रोमांटिसिज्म क्या है? कल्चरल मूवमेंट है विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। अंडरलाइन कर लो। रोमांटिसिज्म क्या है? कल्चरल मूवमेंट है विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। तो आपको नेशनलिज्म के लिए आप पागल होने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हमें नेशन चाहिए सबको। ठीक है। तो उसे रोमांटिसिज्म कहा गया है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये क्रिटिसाइज किसे करते हैं? रोमांटिक आर्टिस्ट किसे क्रिटिसाइज करते हैं? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन और साइंस को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है। ये उसे मतलब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है। और किसका है? साइंस और रीजन का, याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अगेन एक पेंटिंग है। यहाँ पे 20,000 ग्रीक्स वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय टर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ चियोस। तो यहाँ पे 20,000 ग्रीक्स को मारा गया, तो उसके ऊपर की ये पेंटिंग है। ठीक है। मैसेकर ऑफ चियोस, यूजिन डिलाक्रोइक्स, 1824 का बना हुआ ये। ठीक है। नेक्स्ट पैरा पे आ जाओ। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन। तो यहाँ पे फोकस कहाँ पे किया जाता है? इमोशंस के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर। इंट्यूशन मतलब क्या? द एबिलिटी टू नो समथिंग बाय यूजिंग योर फीलिंग रादर देन कंसिडरिंग द फैक्ट। थोड़ा ये फीलिंग को भी समझ लेना है, सिर्फ फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करना है, रिजल्ट्स को कंसिडर नहीं करना है, साइंस को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। तो ये मीनिंग है, द एबिलिटी टू नो समथिंग बाय यूजिंग योर फीलिंग रादर देन कंसिडरिंग द फैक्ट्स। ये मतलब इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पे रोमांटिक नेशनलिस्ट क्या करते हैं? आर्टिस्ट फोकस करते हैं। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। इनका क्या बोलना है?
कलेक्टिव हेरिटेज बहुत बड़ी चीज है, अ कॉमन कल्चर होना चाहिए पास्ट का एज अ बेसिस ऑफ अ नेशन। सिर्फ कंट्री बड़ी करने से, वॉर से कुछ जीत लेने से नेशन नहीं बनता, ठीक है। अदर romantics such as German philosopher Johann Gottfried Herder, या इसे अंडरलाइन कर लेना, claim that true German culture was to be discovered among the common people। कॉमन पीपल को दास वो कहा गया है जर्मन में, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लो, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये की टर्म्स है, ठीक है, ये की वर्ड्स है जो आपको आंसर लिखने में जरूर काम आएंगे, ठीक है। सो जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने क्या बोला है, क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर अमंग द कॉमन पीपल। ट्रू जर्मन कल्चर की बात की है, वो कहां पे होगा, वो लोगों में होगा जर्मनी के। सो इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। कहां से मिलता है हमें वो कॉमन कल्चर, इन तीन चीजों से अंडरलाइन कर लो, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of national building। तो true culture जब तक नहीं है, collective heritage जब तक नहीं है, तब तक nation building नहीं हो सकती, ठीक है। Next, the emphasis on vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly इलिटरेट। उस टाइम के लोग जर्मनी में, फ्रांस में, मतलब यूरोप में इलिटरेट थे। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए और इंडिया 19th सेंचुरी में इंडिया भी इलिटरेट था बहुत, मतलब काफी हद तक, मोर देन 95% लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। तो अब इस इलिटरेसी है तो यहाँ पे वर्नेकुलर लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है, लोकल फोकलोर्स पे, एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, उसके बाद एंशिएंट टाइम से जो भी टेक्स्ट अवेलेबल होगा उसका सहारा लिया जा रहा है। तो मॉडर्न नेशनलिस्ट क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो लार्ज ऑडियंस को मैसेज दे रहे हैं। तो ये जो पिछला पास्ट है, ये पास्ट को बेसिस कंसिडर किया जा रहा है, इसके बेसिस पे नेशन बिल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये टाइम सभी नेशन के लिए, सभी कंट्रीज के लिए। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड व्हिच हैड बीन partition at the end of the 18th century by the great power Russia, Prussia and Australia। इसे मैंने अंडरलाइन किया, आप भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैंड which had been partition at the end of 18th century लिखा है, ठीक है। पोलैंड को कब पार्टीशन किया गया, एंड ऑफ 18th century। 18th century मतलब 1701 to 1800, इसके एंड में पार्टीशन किया गया बाय द ग्रेट पावर्स। किसने पार्टीशन किया, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने। किसने पार्टीशन किया, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये तीनों भी कहां पे है, रशिया का कोई बहुत सा पार्ट यूरोप में भी आता है, ठीक है। सो ये मोस्टली ये यूरोप का ही पार्ट है। सो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। पोलैंड अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, पार्टीशन किया गया है, ठीक है। सो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अभी वहां पे भी इंडिपेंडेंस लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे म्यूजिक और लैंग्वेज के सहारे लोग इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनका कलेक्टिव हेरिटेज है, ठीक है। सो कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपराज एंड म्यूजिक। ये देखो, ये पर्सन जो है कैरोल कुरपिंस्की, ये ऑपराज और म्यूजिक के सहारे नेशनल स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनियाज एंड मजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। किसका सहारा ले रहे हैं, पोलोनाइज एंड मजुरका, ओके। तो ये याद रखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया वो आप भी कर लो, ये लिखने में काम आएगा, आंसर इसी के बेसिस पे तो लिखना है। लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज बहुत बड़ा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट प्ले करती है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन हमने देखा, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पार्टीशन हो गया इसका। तो पोलैंड के लोग खुद की आइडेंटिटी कंजर्व करने के लिए, खुद को बचाने के लिए अपनी लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज को लाया गया, रशियंस ने रशियन को थोपा लोगों के ऊपर,
ठीक है, पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया, रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर। इन 1831 में एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश। ओके, आर्म रिबेलियन जो था पोलैंड के लोगों ने किया, तो रशियन रूल के अगेंस्ट उसको क्रश किया गया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो याद रखो, क्लर्जी मतलब कौन? क्लर्जी मतलब प्रीस्ट और मिनिस्टर्स, किसके? ऑफ अ रिलीजन, स्पेशली ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। इनको हम क्लर्जी या तो फिर क्लर्गी कहते हैं, ठीक है। सो पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पोलिश लैंग्वेज यूज होना शुरू हो गई पोलैंड में। एज अ रिजल्ट हुआ क्या? अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप जो था, इनको जेल में डाला गया और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज एज अ पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। ठीक है, इनको रशियन में नहीं पढ़ाते हैं, ये पोलिश में पढ़ाते हैं, इसलिए उनको जेल करा दी। ठीक है, और कहां पे भेजा गया? साइबेरिया में भी भेजा गया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब रशिया का डोमिनेंस था, अगर पोलैंड के लोगों को उसको अपोज करना है तो पोलिश लैंग्वेज का लोगों ने भी सहारा लिया। ठीक है, यहाँ पे इस कॉलम को देख लेते हैं, द ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल एंड नेशन बिल्डिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फैमिलियर नेम। ठीक है, मतलब लोगों ने क्या क्या किया खुद के नेशन को बनाने के लिए। ठीक है, स्ट्रगल जो किया वो किस किस फॉर्म्स में किया, देखिए। द ब्रदर्स जैकब एंड विलियम ग्रिम वर born in the German city of Hanau in 1785 and 86 respectively. While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. कलेक्ट करने के लिए उनको बहुत इंटरेस्ट था कलेक्ट करने में। They spent 6 years traveling from village to village. वो ट्रैवल किए और talking to people and writing down fairy tales which were handed down through the generations, and these were popular among both among children and adults. In 1812, they published their first collection of tales. Subsequently, both the brothers became active in liberal politics. ठीक है, वो लिबरल पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गए। स्पेशली द मूवमेंट ऑफ आवर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये इसे अंडरलाइन करना है, स्पेशली द मूवमेंट को भी अंडरलाइन कर लेना। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश अ 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ जर्मन लैंग्वेज की, उन्होंने 33 वॉल्यूम्स की डिक्शनरी पब्लिश कर दी। द ग्रिम ब्रदर्स ऑल्सो सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर। इन्होंने क्या बोला? फ्रांस का जो डोमिनेशन है जर्मनी के ऊपर, ये कल्चर के लिए जर्मनी के थ्रेट है। एंड बिलीव दैट द फोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड were expression of a pure and authentic German spirit. They considered their projects of collecting folktales and development of a German language as a part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. तो इन्होंने फोक टेल्स का सहारा लिया, याद रखना, ग्रिम ब्रदर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो याद रखना है, लिखना है। ठीक है, 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ओके, तो ये हम बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।